बिहार प्री एग्जाम 2015 के पेपर में राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में पटवार में ग्राम सेवक, वोमेन सुपरवाइजर, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट और जेईएन के विभिन्न पेपरों का भी हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के अंत में दिसंबर 2019 के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपरों का भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपकी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा है कनिंघम ने। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मतांतर प्रकट किए हैं, जिसमें कनिंघम ने माना है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो कुषाण जाति से हुई है, ठीक है ना। और ये इसने किसके आधार पर कहा है? तो ब्रोच गुर्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर। अब अगर ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र की बात करें तो यह ताम्रपत्र 978 ईस्वी का है, 978 ईस्वी का है। और ये किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है गुर्जर, तो गुर्जर से मतलब हो गया गुर्जर जाति। तो ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र में गुर्जर कबीले का वर्णन है और इस कबीले द्वारा भारत के गंगा और कावेरी तक के अभियान का भी वर्णन मिलता है। अगर राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में बात करें तो डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है। और जॉर्ज थॉम्स एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्होंने राजस्थान के इतिहास पर भी बहुत कुछ लिखा है और इन्होंने सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? पहला कथन है यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है रतन प्रभेश्वरी इसके प्रशस्तिकार थे, यह भी सत्य है। तीसरा है इसके शिल्पी देहलन थे, यह भी सत्य है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, तो यह कथन असत्य है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख चिरवा शिलालेख में न होकर चंद्रबरदाई द्वारा लिखित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में मिलता है। चंद्रबरदाई का कहना है कि जब आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे और उन यज्ञ को दैत्य द्वारा अपवित्र किया जा रहा था, तो उस दौरान गुरु वशिष्ठ ने अपने यज्ञ से 4 वीर योद्धा उत्पन्न किए जो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान कहलाए। इन्हीं से राजपूतों की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। तो ये जो सिद्धांत है ये अग्निकुंड का सिद्धांत कहलाता है। अब चिरवा शिलालेख के बारे में और बात करें तो चिरवा शिलालेख उदयपुर से प्राप्त होता है। इस शिलालेख के अंतर्गत उदयपुर के मेवाड़ के गुहिलों का वर्णन मिलता है, जिसमें बप्पा रावल से समर सिंह तक इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। साथ ही यह शिलालेख सती प्रथा की जानकारी भी प्रदान करता है। तो चिरवा शिलालेख के बारे में इतनी बात ध्यान रखिए, ये मेवाड़ से मिला है, बप्पा रावल से समर सिंह तक के इसमें इतिहास की जानकारी है। साथ ही सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। रतन प्रभेश्वरी इसके प्रशस्तिकार है, इसके शिल्पी देहलन, भाषा इसकी है संस्कृत और यह 1273 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा है? तो बिजोरिया शिलालेख के अंतर्गत चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा है। बिजोरिया शिलालेख की बात करें तो यह शिलालेख सन 1170 में लिखा गया था और बिजोरिया भीलवाड़ा में ये प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख में मुख्यतः सांभर और अजमेर के चौहानों की जानकारी मिलती है। साथ ही जो राजस्थान के जो प्राचीन नगर हैं और उन नगरों के जो प्राचीन नामों का वर्णन मिलता है वो भी हमें बिजोरिया शिलालेख में मिलता है। जैसे भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था, जालोर का जाबालीपुर था, नागौर का एकछत्रपुर था। तो इस प्रकार के जो एकछत्रपुर, जाबालीपुर, श्रीमाल ये जो नाम है ये बिजोरिया शिलालेख में ही लिखे हुए हैं। दूसरे विकल्पों की बात करें तो चिरवा शिलालेख उदयपुर मेवाड़ से प्राप्त हुआ है, मैंने आपको बता दिया है। श्रृंग ऋषि का शिलालेख और अपराजित का शिलालेख भी मेवाड़ से ही प्राप्त हुए हैं, ये दोनों ही मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया। तो अक्षय तृतीया जिसे आखा तीज भी कहते हैं, ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है और इस दिन सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं, क्योंकि इस दिन किसी भी प्रकार की मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए ये जो त्योहार है ये अबूझ सावों का त्योहार कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी। तो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह त्योहार आता है। निर्जला का मतलब होता है जल रहित, यानी कि इस दिन कन्याएं और स्त्रियां एकादशी का व्रत धारण करती है और किसी भी प्रकार का जल ग्रहण भी नहीं करती है, इसलिए इसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। तो ये दोनों त्योहार है ये बिल्कुल ही सत्य है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी और अक्षय तृतीया है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, तो चैत्र मास में न आकर ये वैशाख मास में आती है और निर्जला एकादशी है वो ज्येष्ठ में आती है, न कि आषाढ़ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़वा ग्राम यानी कोटा से कितने मोकुरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो बड़वा ग्राम कोटा से 3 मोकुरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं। युग अभिलेख का मतलब होता है ऐसे अभिलेख जो किसी गोलाकार
स्तंभ पर लिखे हुए हो, जिसे युग अभिलेख कहते हैं। और यहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं ये मोखुरी राजाओं के भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे पुराने अभिलेख है और मोखुरी राजाओं का यही सबसे प्रथम अभिलेख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो हमीर देव चौहान ने मीर मुहम्मद शाह को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। यही शरण आगे जाकर 1301 के अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के युद्ध का कारण बनी। ऐसी मान्यता है कि मीर मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम है उसका नाम था चिमना बेगम, तो उससे ये प्रेम करने लग गया था और जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की भनक हुई तो ये वहां से जान बचाकर भाग गया और वहां से आकर रणथंभौर में हमीर देव चौहान के पास में शरण दी थी। जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर इसको वापस लेने के लिए आया तो हमीर देव चौहान ने स्पष्ट मना कर दिया कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। यानी कि सिंह यानी कि शेर एक ही बार संतान उत्पन्न करता है, सच्चे लोग बात को एक ही बार कहते हैं, केला एक ही बार फलता है और स्त्री को भी तेल एक ही बार लगाया जाता है, यानी कि स्त्री का विवाह है वो एक ही बार होता है। इसी प्रकार से राव हमीर का हट है, वह जो ठान लेता है उसे दोबारा विचार नहीं करता। तो यह बात जब हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष रखी थी तो अलाउद्दीन खिलजी है क्रुद्ध हो गया और उन्होंने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया, जिससे हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हुए और इनकी रानी रंग देवी ने जोहर किया। 1301 में जो जोहर हुआ था ये राजपूताना का या भारत का प्रथम जोहर था। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 11 जुलाई 1301 में इस रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है विभिन्न संप्रदाय और उनकी मुख्य पीठ दी हुई है। तो गुर्जर संप्रदाय दांतरा भीलवाड़ा में है, नवल संप्रदाय जोधपुर में है, चरणदासी संप्रदाय दिल्ली में है और अलकिया संप्रदाय है वो है बीकानेर में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पहला में 2 और दूसरा में 1। ये केवल और केवल इस विकल्प नंबर 2 में ही है, तो ये सही इसका आंसर है। गुर्जर संप्रदाय दांतरा, नवल जोधपुर, चरणदासी दिल्ली। चरणदासी संप्रदाय की जो राजस्थान में पीठ है वो डेहरा अलवर में है और अलकिया संप्रदाय बीकानेर में। अब अगर इन संप्रदायों के प्रवर्तक की बात की जाए तो गुर्जर संप्रदाय दादरा भीलवाड़ा में है, इनके प्रवर्तक हैं संत दास जी। नवल संप्रदाय के नवल दास जी, चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं संत चरणदास जी और अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक हैं संत लालती जी। तो इन्हें भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है, तो इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो संगीत राज 5 कोशों में विभक्त है, ऑप्शन 4 5 कोश। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है तो ध्यान रखें। 5 कोशों के अगर नामों की बात करें तो उसमें है रस रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और पाठ रत्न कोश। तो इन नामों को भी आप याद रखिए। महाराणा कुंभा की बात करें तो कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राव राय, राणे राय, चाप गुरु, दान गुरु, छाप गुरु इस प्रकार की अनेक उपाधियों से विभूषित किया गया है। इन संगीत राज के अलावा कुंभा ने संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, संगीत रत्नाकर, गीत गोविंद इत्यादि ग्रंथों की भी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो गुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है और चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही शीतला अष्टमी भी आती है। गुड़ला त्योहार विशेषतः जोधपुर में मनाया जाता है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानाथा छज्जू सेकू चित्रकला की किस शैली से संबंधित कलाकार है? तो रामानाथा छज्जू और सेकू ये जोधपुर चित्रकला के कलाकार हैं। जोधपुर चित्रकला की बात करें तो जोधपुर चित्रकला को अगर चरमोत्कर्ष पर किसी शासक ने पहुंचाया है तो वो थे महाराजा मानसिंह। मानसिंह ने इस जो कला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। जोधपुर चित्रकला शैली में अनेक प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, 3-4 ये तो है ही। इसके अलावा डालूराम, फैजल अली, दाना भाटी, वीर जी इस प्रकार के भी कई महत्वपूर्ण कलाकार हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो 17 जुलाई 1946 को बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया गया था। 17 जुलाई जब डेट आती है तो एक बात और ध्यान में आती है कि 17 जुलाई 1934 को एक प्रसिद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ था राजपूत राजाओं का, जिसका नाम था हुरडा सम्मेलन। तो हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1934 को हुआ था और 17 जुलाई 1946 को बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया गया था। अब बात आती है कि ये बीरबल दिवस क्यों मनाया गया? तो बीरबल रायसिंह नगर श्री गंगानगर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने तिरंगे के साथ जुलूस निकालकर तत्कालीन निरंकुश शासन का विरोध किया था, उनकी नीतियों का विरोध किया था। तो इन्हीं के चलते 30 जून 1946 को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी और 1 जुलाई को इनका गंगानगर में अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद में 17 जुलाई 1946 को पूरे बीकानेर राज्य में बीरबल दिवस का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता मूलतः अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ये पेशे से अध्यापक थे, टीचर थे। इन्होंने झुंझुनू में आकर 1922 में
अमर सेवा समिति की भी स्थापना की थी, तो इन्हें ध्यान में रखिए। ये गांधीवादी विचारधारा के थे, इसलिए इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसका है? तो ये कथन है कैप्टन सोवर्स का। अगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्नों की प्रवृत्ति की बात करें तो ये सबसे ज्यादा कोटेशन पूछता है, कथन पूछता है कि उपयुक्त कथन किसने कहा था, क्योंकि कथन है वो याद रखना काफी टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स है वो इन पर ही मात खा जाते हैं, कथन गलत हो जाते हैं अक्सर। और दूसरी बात है ये सन ज्यादा पूछता है, तो कथन और सन को आप विशेष तौर पर ध्यान में रखिए। आगे एक प्रश्न पूछा था, किसी एग्जाम में था, मैं आपको जब हम आगे चलेंगे तो बताऊंगा कि ग्रीसुमेल का युद्ध है वो कब लड़ा, जनवरी 1544, जून 1544, फरवरी 1544, इस प्रकार के बहुत ही निकटतम ऑप्शंस है वो दे दिए। तो इन्हें आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए, जो भी प्रसिद्ध कथन है और जो भी डेट है वो ध्यान में रखिए। इन जो पेपरों में हम जो भी कथन और डेट का डिस्कस करेंगे वो आप अलग कॉपी में नोट बनाकर लिख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो कथन है वो कैप्टन सोवर्स ने कहा था। अगर तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग और ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के निवासी थे। राजस्थान में सबसे पहले इन्होंने मांडलगढ़ भीलवाड़ा से प्रवेश किया था और इनको नरवर के जो जागीरदार था नरुका, इन्होंने पकड़वा दिया था और उसके बाद में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। नेक्स्ट पेपर है पटवार मेंस एग्जाम 2015 का। अब तक हमने पटवार प्री एग्जाम में राजस्थान कला संस्कृति इतिहास के प्रश्नों का डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट पेपर है वो पटवार मेंस का है 2015 वाला। तो इनमें भी किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं कला संस्कृति इतिहास के वो देख लेते हैं। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है, यहाँ पर बंकोट नहीं है, गोरे व कोट है, इंग्लिश में देख लीजिए गोरे एंड कोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो अनाज रखने के जो प्राचीन मृद भांड है वो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, गोरे व कोट, ठीक है। कभी कभी ये जो मृद भांड है इनका कलर भी पूछ लिया जाता है कि आहड़ सभ्यता में किस प्रकार के रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो इनका कलर है लाल, भूरा और काला, लाल, भूरे और काले रंग के मृद भांड है वो प्राप्त हुए हैं आहड़ सभ्यता से। आहड़ सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन है वो एक के व्यास ने किया था, एक के व्यास यानी कि अक्ष के व्यास ने 1953 में। उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया ने भी इनका उत्खनन कार्य किया था, तो इन्हें ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की। तो आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। आलनिया कोटा की प्राचीन सभ्यता है। नेक्स्ट है मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी, सर्वोच्च सिरोपाव था। तो सर्वोच्च सिरोपाव है वो हाथी का सिरोपाव था, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर युद्ध में, साहित्य में या किसी भी सेवा में सबसे अच्छा कार्य करता था तो उन्हें सिरोपाव देने की परंपरा थी। यह प्रश्न उलटकर भी पूछा जा सकता है कि सिरोपाव की परंपरा किस राज्य में थी। तो मारवाड़ में। सिरोपाव क्यों दिया जाता था या सिरोपाव क्या होता था? तो वीरता साहित्य सेवा के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार ही सिरोपाव कहलाता था। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए। और सबसे जो उच्च सिरोपाव था वो हाथी का सिरोपाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है और इन्होंने राजस्थान के इतिहास पर एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो आपने देखा होगा कि पटवार प्री में भी एक कोटेशन पूछा है, पटवार मेंस में भी एक कोटेशन पूछा है, तो इन कोटेशनों को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? भूमिज शैली नागर स्थापत्य की उपशैली है। अगर भूमिज शैली के सबसे प्राचीनतम मंदिरों की बात करें तो पाली जिले का जो सेवाड़ी जैन मंदिर है यह भूमिज शैली का सबसे प्राचीनतम जैन मंदिर माना जाता है। नेक्स्ट, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन कर दिया ने की बल से, यह कथन किसका है? तो यह कथन सर टॉमस रो का है। यह कथन टॉमस रो ने मेवाड़ और मुगल संधि जो 1615 में हुई थी, इस संधि को ध्यान में रखते हुए कहा था। यह संधि शाहजहां और अमर सिंह के मध्य हुई थी, जिसमें शाहजहां की ओर से सिराजी और सुंदरदास ने भाग लिया और अमर सिंह की ओर से हरिदास झाला और शुभकर्ण ने इस संधि में भाग लिया था। नेक्स्ट, राजस्थान में उंदरिया पंथ किनमें प्रचलित है? तो उंदरिया पंथ है वो भीलों में प्रचलित है। गुबारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है। तो ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, गुबारा, नुसरत, नागफली और गजक। इसके अलावा भी जोधपुर दुर्ग में अनेक प्रकार की तोपें हैं, जिनमें किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, धूड़ धानी, इस प्रकार की भी तोपें जोधपुर दुर्ग में रखी हुई है। तो इन पर भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जोधपुर दुर्ग की बात करें तो जोधपुर दुर्ग की स्थापना 1459 में राव जोधा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना मान सिंह ने की थी। और हमने पहले बात की थी कि जोधपुर चित्रकला शैली का जो चरमोत्कर्ष है वो मानसिंह के काल में ही रहा था। मानसिंह के शासनकाल की बात करें तो 1803 से 1813
43 तक मानसिंह का शासनकाल रहा था, यानी कि 40 वर्ष। और जोधपुर में नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध महामंदिर है, उनका निर्माण भी मानसिंह ने ही करवाया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की संस्कृति में मुगदना क्या है? भोजन पकाने हेतु लकड़ियां होती है, उसे मुगदना कहते हैं। यह विनायक स्थापना के बाद में लाई जाती है, तो इसमें डी ऑप्शन है वो सही है। भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, उन्हें राजस्थानी संस्कृति में मुगदना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकतीसंदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो इकतीसंदा रुपया है वो कुचामन टकसाल में बनता था, कुचामन नागौर। अगर टकसाल या मिंट की बात करें तो ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम जयपुर राज्य को टकसाल खोलने की अनुमति मिली थी। इकतीसंदा रुपया है वो कुचामन टकसाल से बनता था। सोजत की टकसाल से बात करें तो सोजत से लल्लूशाही सिक्का मिलता था। ये मिलावटी सिक्का होता था जिस पर शाह आलम का नाम लिखा होता था। और जोधपुर में जो सिक्के थे वो विजयशाही नाम से प्रसिद्ध सिक्के चलते थे। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो नाहर नृत्य मांडल में प्रचलित है, जिसकी शुरुआत शाहजहां के समय से भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया? तो तुलसी ने 1 मार्च 1949 को अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया था। आचार्य तुलसी जो तेरापंथी संप्रदाय है जैन में, उनके आचार्य थे, जिनका जन्म लाडनू में हुआ था और उन्होंने लाडनू में जैन विश्व भारती संस्था की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की? तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। रियासती विभाग का जो नेतृत्व करता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन को। रियासती विभाग का मेन मकसद ये था कि 15 अगस्त यानी कि भारत के स्वतंत्रता से पहले देश में जितनी भी रियासतें हैं अलग अलग बटी हुई है वो सभी एक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? तो मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध है मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का बसिया और भीलों का बावजी कहा जाता है। इन्होंने 1921 में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया और मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 मांगों को रखा, जिसमें महाराणा ने 18 मांगे तो स्वीकार कर ली, लेकिन वन संपदा, बेट बिगार और सुअरों से संबंधित जो 3 मुख्य मांगे थी वो अस्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख थी। एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक चली? तो 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया है वो चली थी। और इसमें जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, इसकी जो वार्षिक आय 184 लाख थी। अगर पूरे प्रथम चरण की बात करें तो मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराणा ये 4 रियासतें और एक ठिकाना था इसमें। और इसकी जो वार्षिक आय थी वो बता दी है 1,84,000। इसका क्षेत्रफल था वो 12,000 किलोमीटर था, जिसकी जनसंख्या 18.38 लाख थी। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। दूसरे चरण का नाम था राजस्थान संघ, जिसकी वार्षिक आय 2 करोड़ थी। तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण की वार्षिक आय है वो 3.16 लाख थी। और जो अंतिम चरण था जिसका नाम था वर्तमान राजस्थान, इसकी जो आय थी वो थी 18 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? तो जैसलमेर रियासत को पंडित नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? तो कांगड़ा कांड है वो बीकानेर प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ था। इस समय बीकानेर के जो शासक थे वो थे शार्दुल सिंह। और ये जो कांड है वो 30 अक्टूबर 1946 को घटित हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ कि 35 किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह से मिलने के लिए गए थे। उस दौरान इन किसानों के बच्चों, महिलाओं और स्वयं इन किसानों पर शासक के अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ में बलात्कार किया गया। तो इस प्रकार की जो ये घटना थी उसे कांगड़ कांड के नाम से जाना जाता है और ये बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे? 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में ये कथन किसने कहा? तो मोहम्मद अली बेग ने ये कथन कहा था। 1857 की क्रांति के दौरान क्या हुआ कि जब नसीराबाद में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी तो नीमच में कर्नल एबोट था, उन्होंने स्वयं बाइबिल की शपथ खाई, मुसलमानों को कुरान की और हिंदुओं को गीता की शपथ दिलवाते हुए कहा कि आप अपने पवित्र ग्रंथों की शपथ लेकर ये कहें कि हम किसी भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। तो उस दौरान नीमच के क्रांतिकारी मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट से प्रश्न किया था कि क्या आपने जो अपनी शपथ ली थी उस शपथ को आपने क्या बरकरार रखा था? आपने अपनी शपथ है वो भंग करके अवध पर पुनः अधिकार क्यों किया? तो ये जो बात है वो मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट से कही थी, तो इसे आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा तंत्र वाद्य नहीं है? यहाँ पर ये जो टाइपिंग मिस्टेक है, तंत्र वाद्य नहीं तत् वाद्य है। उपायश लिखा हुआ है तत्, यानी कि तार से बजाया जाने वाला वाद्य। तो यहाँ पर सतारा है वो तत्वाद्य नहीं है। सतारा फूंक देकर बजाया जाता है। ये अलगोजा, बांसुरी और सहनाई का मिश्रण होता है। जंतर, रबाज और चौतारा ये तीनों ही तत्वाद्य है, यानी कि तार से बजाया जाता है। देवनारायण जी की फड़ बांधते समय गुर्जर भोपे जंत्र वाद्य का यूज करते हैं। रबाज सारंगी के आकार का होता है जो मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है, और चौतारा तंदूरे के समान होता है जो कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा रामदेव जी की आराधना में बजाया जाता है। नेक्स्ट, ये ग्राम सेवक और हॉस्टल वार्डन एग्जाम 2016 का पेपर है। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया? तो मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। हुसैन शाह गौर डायनेस्टी से संबंध रखता है, गौरी वंश से। फिरोज शाह तुगलक ने इसे मांडू का राज्यपाल नियुक्त किया था, और इसके बाद में ये यहाँ का सुल्तान बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो छेड़ा फाड़ना मतलब तलाक। छेड़ा फाड़ना तलाक की एक प्रथा है जो भील जनजाति की है। नेक्स्ट है, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी थी? तो गंधर्व बाईसी महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में थी। प्रताप सिंह स्वयं एक अच्छे साहित्यकार, लेखक और कवि थे, और इन्होंने जो काव्य रचना की थी वो ब्रजनिधि नाम से की थी। महाराजा प्रताप की उपलब्धियों को देखे तो इन्होंने 1799 में जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया, और जल महल को इन्होंने पूर्ण करवाया। इनके काल में तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध, मालपुरा का युद्ध इत्यादि युद्ध लड़े गए थे। और प्रताप सिंह के जो संगीत गुरु थे उनका नाम था चांद खां। चांद खां इसके संगीत गुरु थे, इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो निमाड़ी और रागड़ी मालवी बोली की विशेषता है। निमाड़ी की बात करें तो निमाड़ी का दूसरा नाम दक्षिणी राजस्थानी है। यह मूलतः गुजराती और भीली बोली का मिश्रण माना जाता है। रागड़ी की बात करें तो यह मालवा के राजपूतों की बोली है। मालवी और मारवाड़ी मिलकर रागड़ी का निर्माण करती है। दूसरी ओर अगर अहिरवाटी की बात करें तो अहिरवाटी अलवर के बेरोड और मुंडावर क्षेत्र में बोली जाती है। जो अलीबख्शी ख्याल है वो अहिरवाटी में ही प्रेजेंट किया जाता है। और मेवाती है वो आप सभी जानते होंगे, अलवर भरतपुर में मेव बाहुल्य क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो अलकिया संप्रदाय की स्थापना संत लाल गिरी ने की थी। हमने पीछे पढ़ा था कि अलकिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो किस जिले में है? तो अलकिया संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर में है, और इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, उनका नाम है अलक स्तुति प्रकाश। तो इसे भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? तो रामप्रकाश थिएटर की स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुई थी, और यह उत्तर भारत का उस समय पहला रंगमंच था। इसके अलावा मानसिंह ने 1857 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट यानी कि हुनरी मदरसा की भी स्थापना की थी, और जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने का श्रेय भी महाराजा राम सिंह द्वितीय को ही जाता है। इन्होंने जयपुर में महाराजा और महारानी कॉलेज की भी स्थापना की थी, और जयपुर में जो रामगढ़ बांध है उनको भी महाराजा राम सिंह द्वितीय ने ही बनवाया था। तो राम सिंह द्वितीय के बारे में इतने फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बम नृत्य अलवर और भरतपुर का है। बम का मतलब होता है बड़ा सा नगाड़ा, और उस नगाड़े की थाप पर जो नृत्य किया जाता है वो बम नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट है, सुगंध चिड़ी को किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है? तो सुगंध चिड़ी को आवड़ माता, स्वांगिया माता का स्वरूप माना जाता है। यहाँ पर ये जो दोनों ऑप्शन है वो सही है, इसलिए बोर्ड ने ये क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया है। आवड़ माता को तेमड़ा ताई के नाम से भी जाना जाता है। ये जैसलमेर के भाटी राजाओं की कुल देवी मानी जाती है, और जैसलमेर के जो तेमड़ा पर्वत है उस तेमड़ा पर्वत पर आवड़ माता का जो मंदिर है, इसलिए इसे तेमड़ा ताई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वैसे स्वांगिया माता और आवड़ माता या आयण माता ये दोनों अलग अलग देवियां हैं, लेकिन इन दोनों को ही सुगंध चिड़ी का स्वरूप माना जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए। इन दोनों का मंदिर जैसलमेर में है, दोनों ही भाटी राजाओं की कुल देवी मानी जाती है, और दोनों को ही सुगंध चिड़ी का स्वरूप माना जाता है, लेकिन है दोनों अलग अलग। नेक्स्ट है, बालिंदी जी के गुरु कौन थे? तो बालिंदी जी के गुरु दादू दयाल जी थे। ठीक है, दादू दयाल जी के टोटल 52 शिष्य थे, जो दादू के 52 स्तंभ कहलाते थे। उनमें एक बालिंदी जी भी थे। जो दादू संप्रदाय है इनकी 6 शाखाएं भी हैं अलग अलग। उन शाखाओं का नाम है खाकी, खालसा, नागा, नियन, उत्तरादि और विरक्त। तो इन शाखाओं से संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगा जी को जहर पीर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था, और इस युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, और ये जो ददरेवा चूरू है ये शिष्य मेरी कहलाता है, और इनकी जो समाधि है वो नोहर गोगा बेड़ी हनुमानगढ़ में है, और ये जो गोगा बेड़ी है वो धुरु बेड़ी कहलाता है। गोगा जी का एक मंदिर सांचौर में भी है जो गोगा जी की ओल्डी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो जिलानी माता को अलवर की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन की बात करें तो सुगाली माता अहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी है, जो 1857 की क्रांति की देवी भी कहलाती है।
सचिया माता ओसिया जोधपुर में इनका मंदिर है। ओसवालों की कुलदेवी है। जिलानी माता अलवर क्षेत्र की लोक देवी है और लोद्रवा क्षेत्र की देवी के रूप में लटियाल माता को मान्यता प्राप्त है। लटियाल माता का जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है, इसलिए इन्हें खेजड़बेरी माता के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मोलेना गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया है। डिलीट करने का जो तात्पर्य है वो इसमें भाषागत अशुद्धि हो सकती है। यहाँ पर टेरिकोटा लिखा हुआ है और यहाँ पर मोलेना लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी मोलेना लिखा हुआ है, इसकी जगह अगर मोलेला होता तो टेराकोटा इसका सही उत्तर हो जाता। मोलेला गांव है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला की बात करें तो मोलेला राजसमंद में स्थित है और यहाँ पर जो टेराकोटा के प्रसिद्ध कलाकार है वो मोहनलाल कुमावत हुए हैं। मोहनलाल कुमावत को टेराकोटा में प्रसिद्धि के लिए पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा ऑप्शंस की बात करें, मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी का मतलब होता है सोने के आभूषणों में रंग भराई, ठीक है। और ब्लू पोट्री भी जयपुर की ही प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? तो जानोटन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, ठीक है। तो वर पक्ष की ओर से जो भोज दिया जाता है उसे जानोटन कहा जाता है। इसके विपरीत बढ़ार का भोजन होता है जो वधु पक्ष की ओर से दिया जाता है, ठीक है ना। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है वो जनोटन कहलाता है और बढ़ार का भोजन है जो वधु पक्ष की ओर से दिया जाता है। तो इसे ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो भील जनजाति में कछाबू महिलाओं का परिधान है। कछाबू घाघरा होता है यानी कि अधोवस्त्र है जो महिलाएं पहनती है। भील जनजाति के परिधान की बात करें तो ढिपाड़ा तंग धोती होती है वो पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। खोईटुक ढीली धोती होती है वो भी पुरुष पहनते हैं और महिलाएं पीले रंग का जो वस्त्र पहनती है उसे पीरिया कहते हैं। तो इन परिधानों को भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, राजस्थानी संस्कृति में ओलिंदी क्या है? नववधु के साथ में कुछ लड़कियां या स्त्रियां जाती है तो उसे ओलिंदी कहते हैं। यानी कि जब किसी स्त्री का विवाह हो जाता है तो उसे पहली बार जब ससुराल भेजा जाता है तो उसके साथ में एक दो लड़कियां या स्त्रियां भी जाती है तो उसे ओलिंदी कहते हैं। और उसके साथ में उनके जो भाई चाचा वगैरह जाते हैं तो उन्हें ओलिंदा कहते हैं, ठीक है। तो स्त्रियां या लड़कियां उनके साथ में जाती है उसे ओलिंदी कहते हैं और लड़के या पुरुष उसके साथ में जाते हैं तो उसे ओलिंदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तो चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा में है और बोडीगामा है वो डूंगरपुर में है। नेक्स्ट है, बलैया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बलैया आभूषण हाथों में पहना जाता है, ठीक है। अभी तक हमने राजस्थान पटवार के प्री मेंस और ग्राम सेवक के पेपरों का डिस्कस किया है। अब हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2018 के पेपर में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। इस पेपर का पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो 57 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। इसी के साथ में जो भी राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसमें महत्वपूर्ण राज्यों के तत्कालीन शासकों के बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन्हें आप ध्यान में रखिए। जैसे 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। इसी प्रकार राजस्थान के एकीकरण के दौरान जोधपुर के शासक की बात करें तो उस टाइम जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह थे। राजस्थान इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना और है घोड़ा सम्मेलन। उस समय जोधपुर के शासक अभय सिंह थे जो 1730 ईस्वी में खेजड़ली बलिदान हुआ था। उस समय भी जोधपुर के शासक अभय सिंह थे। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने अपनी सेना कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में अजमेर भेजी थी अंग्रेजों की मदद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। संत हरिदास जी ने 2 ग्रंथ भी लिखे हैं जिनका नाम है हरिपुरुष की वाणी और मंत्र राजप्रकाश। साथ ही अगर निरंजनी संप्रदाय की बात करें तो निरंजनी संप्रदाय 2 शाखाओं में विभक्त है। एक शाखा का नाम है नागा और दूसरी शाखा का नाम है गरवारी। जब हम दादू संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं तो दादू संप्रदाय में भी ये नागा शाखा है वो आती है। दादू संप्रदाय में कुल 6 शाखाएं हैं जिसमें नागा, निहंग, विरक्त, विदेह, खाकी और खालसा। लेकिन गरबारी है वो निरंजनी संप्रदाय की है, गरबारी और नागा, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए। अन्य विकल्पों की बात करें तो संत रामचरण जी रामिस्नेही संप्रदाय के संस्थापक हैं जिनकी प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। जो रामिस्नेही संप्रदाय की खेड़ापा जोधपुर में शाखा है उनके संस्थापक है संत रामदास जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित काल है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, यानी विकल्प ए है इसका राइट आंसर। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य सबसे पहले अमलानंद घोष ने किया था और इसकी खुदाई वीके थापर और बीबी लाल द्वारा की गई थी। एक बात ध्यान रखिए, जो कालीबंगा सभ्यता है इसका जो उत्खनन कार्य है वो कुल 9 सत्रों में हुआ था, ठीक है ना, 9 सत्रों में।
और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है, आप सभी को पता होगा, घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? तो मिर्जा राजा जयसिंह 3 मुगल बादशाहों की सेवा में रहे थे। मिर्जा राजा जयसिंह की जो ये मिर्जा की उपाधि है वो शाहजहां ने दी थी। साथ ही सवाई जयसिंह की बात करें तो सवाई जयसिंह को जो सवाई की उपाधि है ये औरंगजेब से प्राप्त हुई थी। तो औरंगजेब ने सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी और मिर्जा राजा जयसिंह को जो मिर्जा की उपाधि है वो शाहजहां ने दी थी। मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध में इतिहास में 2 तथ्य काफी महत्वपूर्ण है। एक तो इन्होंने शिवाजी के साथ में पुरंदर की संधि की थी 1665 में। साथ ही इसके दरबार में हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम है बिहारी मल। इन्होंने बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर में दीवान-ए-आम का भी निर्माण करवाया था। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत भर में चर्चित बनाया था। प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन है ये कानपुर से होता था, कानपुर उत्तर प्रदेश, और इनका संपादन का कार्य है वो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा किया जाता था। अगर बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 को बिजोलिया ठिकाना से हुई थी जो भीलवाड़ा में स्थित है। यह किसान आंदोलन 1941 तक चला था, यानी कि कुल 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का सबसे बड़ा और लंबा किसान आंदोलन माना जाता है। और इस आंदोलन की एक खास विशेषता और है कि ये इतने लंबे समय तक चलने के बावजूद भी इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी, यानी कि ये भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला एकमात्र अहिंसक किसान आंदोलन माना जाता है। इसमें विजय सिंह पथिक ने 1916 में प्रवेश किया था। शुरुआती चरण में साधु सीताराम इस आंदोलन के अग्रदूत थे। ठीक है। किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? अल्लाह जिल्लाई बाई को 1982 में मांड गायकी के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। अल्लाह जिल्लाई बाई का संबंध है वो बीकानेर से है और मांड गायकी मुख्यतः जैसलमेर और बीकानेर में प्रचलित है। मांड गायकी का प्रसिद्ध गीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। इस गीत को भारत भर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय अल्लाह जिल्लाई बाई को ही जाता है। इसके अलावा जो गौरी बाई और मांगी बाई है ये भी राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? तो पनिहारी नृत्य है ये होली पर नहीं किया जाता है। बाकी गेर, निजा और चंग नृत्य है ये होली पर होते हैं। गेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बाड़मेर में ये मुख्यतः होता है, बाड़मेर और मेवाड़ में। नेजा नृत्य की बात करें तो नेजा नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा किया जाता है। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है। अगर पनिहारी नृत्य की बात करें तो ये कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया जनजाति द्वारा पनिहारी नृत्य है वो किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा युग में गलत सुमेलित है? बाबूजी कोलू, तेजाजी खरनाल, मल्लीनाथ जी गागरोन और रामदेव जी रामदेवरा। तो मल्लीनाथ जी गागरोन है यह गलत सुमेलित है क्योंकि बाकी सभी विकल्पों में लोक देवता और उनसे संबंधित स्थान दिए हुए हैं, लेकिन मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है, जो स्थान है, वो गागरोन में न होकर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, लगभग सभी एग्जाम्स में मल्लीनाथ जी से संबंधित प्रश्न आता है, तो आप ध्यान में रखिए। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उनसे ही संबंधित थे। इन्होंने मारवाड़ के सभी संतों को एकत्र करके कीर्तन भी करवाया था और मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को भी इन्होंने युद्ध में हराया था। और बाड़मेर क्षेत्र का नाम जो मालानी है वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा था। दूसरे विकल्पों को देखें तो बाबूजी का जन्म स्थान कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। रामदेव जी रामदेवरा जैसलमेर इनका मुख्य मंदिर है और रामदेव जी का जन्म है वो उडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? चित्तौड़गढ़ का किला इसे किया गया है। जंतर मंतर वेधशाला ये भी शामिल है। आमेर की हवेलियां ये शामिल नहीं है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया है, जिसकी ट्रिक है चीकू गाजर आम यानी ची फॉर चित्तौड़गढ़, कु यानी कुंभलगढ़, गा यानी गागरोन, जय यानी जैसलमेर, रे यानी रणथंभौर, आ यानी आम यानी आमेर। चीकू गाजर आम ये जो किले हैं इन पर्वतीय दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। साथ ही जंतर मंतर वेधशाला है ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है। और हाल ही में 2019 में जयपुर का जो परकोटा शहर है इसे भी यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में शामिल कर लिया है।
दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सीलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई से मिले हैं? तो ये चीजें आहड़ सभ्यता से मिली है। आहड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे उदयपुर में स्थित है, जिसकी खोज सबसे पहले 1953 में ए.के. व्यास यानी अक्षकीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। उसके बाद में 1956 में आर.सी. अग्रवाल ने इसका उत्खनन कार्य किया और 1961-62 के अंतर्गत एच.डी. सांकलिया ने भी यहाँ पर उत्खनन कार्य है वो किया था। आहड़ सभ्यता का जो प्राचीन नाम है वो शिवी मिलता है। साथ ही आघाटपुर और ताम्रवती के नाम से भी आहड़ को जाना जाता है। आहड़ सभ्यता में मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है और इन बर्तनों का जो रंग है वो लाल, भूरा और काले रंग के ये बर्तन है। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिए, लाल, भूरे और काले रंग के बर्तन जिन्हें कोट व गोरे कहा जाता है आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता से एक यूनानी सिक्का भी मिला है। इस सिक्के के एक ओर एक त्रिशूल का निशान है और दूसरी ओर अपोलो देवता का चित्र अंकित है। तो इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान में रखिए। साथ ही एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अपोलो डॉट्स का सिक्का कहां से मिला है? तो अपोलो डॉट्स का सिक्का है वो रेड सभ्यता जो टोंक में स्थित है यहाँ से प्राप्त हुआ है, जबकि ऐसा सिक्का जिसकी एक ओर अपोलो का चित्र और दूसरी ओर त्रिशूल का चिन्ह अंकित किया गया है, तो इस प्रकार का सिक्का है वो हमें आहड़ सभ्यता से प्राप्त होता है। इस प्रश्न के दूसरे ऑप्शंस को देखें। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। इस सभ्यता में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। इस सभ्यता में दोहरी रक्षा प्राचीर और खेत जुताई के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है, कांतली नदी के किनारे। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने मित्रों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट मिल सके। और इस वीडियो के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आगे के वीडियो के लिए भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको किस प्रकार की कंटेंट की जरूरत है। वैसे ये जो वीडियो है ये आपकी आगामी सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैक्सिमम यही प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो अगर इन प्रश्नों को आप एक दो बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, इन प्रश्नों के प्रत्येक विकल्पों के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। और जो विद्यार्थी अभी राजस्थान जीके की तैयारी के लिए शुरुआती स्टेप को फॉलो कर रहा है, तो उन्हें सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जीके जब हम पढ़ने जाएंगे तो अथाह मैटर है, लेकिन अगर हम सिलेक्टिव चीजों को पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ेंगे, तो हम कम समय में एग्जाम ओरिएंटेड और गुणवत्तामूलक चीजें हैं वो रिटेन कर पाएंगे, जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी मददगार सिद्ध होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ नरेश महाराणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छतरिया या स्मारक अवस्थित है। तो मेवाड़ नरेश अमर सिंह और करण सिंह की छतरिया आहड़ उदयपुर में स्थित है। इन छतरियों को या इन स्मारकों को महासतियों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि महासतियों का टीला किस राजवंश की छतरियों का द्योतक है? तो महासतियों का टीला है आहड़ उदयपुर में स्थित मेवाड़ महाराणाओं की छतरिया या समाधि स्थल है। यहाँ पर जो पहली छतरी है वो महाराणा अमर सिंह की है। और अगर मेवाड़ महाराणाओं की बात करें तो सभी महाराणाओं की छतरिया यहाँ पर नहीं है। जो प्रसिद्ध शासक है जैसे राणा सांगा है, तो राणा सांगा की छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। वहीं महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में है। दूसरे विकल्पों को देखें तो मंडोर जोधपुर में जोधपुर के राठौड़ राजवंशों की छतरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरभान था? तो वीरभान राजरूपक का लेखक था। दूसरे विकल्पों को देखें तो वंश भास्कर के रचयिता कवि सूर्यमल मिश्रण थे। सूरज प्रकाश की रचना कर्णिदास ने की थी और अभ्युदय की रचना है वो जगजीवन भट्ट ने की थी। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, राजरूपक के लेखक वीरभान, सूरज प्रकाश के लेखक कर्णिदास और अभ्युदय के लेखक जगजीवन भट्ट, ये तीनों ही लेखक महाराजा अभय सिंह के काल में इन्होंने ये रचनाएं की थी। यानी इन लेखकों के आश्रयदाता मारवाड़ महाराजा अभय सिंह थे। अभय सिंह के काल में 3-4 ही महत्वपूर्ण साहित्यकार और लेखक थे, जिसमें 3 तो ये आ गए और एक सुरती मिश्र नामक और लेखक थे जिसने अमर चंद्रिका ग्रंथ की रचना की थी। तो सुरती मिश्र, जगजीवन भट्ट, वीरभान और कर्णिदान, ये चारों ही लेखक अभय सिंह के दरबारी थे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हुरडा सम्मेलन जो 1734 में हुआ था, उस सम्मेलन में भाग लेने वाले मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह थे। साथ ही 1730 में खेजड़दी जोधपुर में जो पेड़ों के लिए बलिदान हुआ था, उस समय भी जोधपुर के शासक अभय सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो थेवा कला का संबंध है वो प्रतापगढ़ से है। थेवा कला कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन है। इस कला में हरे रंग का प्रयोग किया जाता है मुख्यतः। थेवा कला
विश्व में केवल प्रतापगढ़ के राज सोनी परिवार तक ही सीमित है, क्योंकि ये लोग अपनी इस कला को अपनी बहन बेटियों तक को भी नहीं शेयर करते हैं। इसलिए ये जो कला है वो केवल और केवल प्रतापगढ़ के राज सोनी परिवार तक ही सीमित है। यह कला आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रतापगढ़ में विकसित हुई थी। इस कला की जब शुरुआत हुई थी उस समय प्रतापगढ़ के शासक थे सावंत सिंह। ठीक है, सावंत सिंह के काल में इस कला का सूत्रपात हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु जाम्बोज बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने 1482 ईस्वी में सम्राथल धोरा जो नोखा बीकानेर में स्थित है वहां पर बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। बिश्नोई संप्रदाय 20 और 9 नियमों से बना है, यानी कि इस संप्रदाय में कुल 29 नियम है और इन नियमों की आचार संहिता को पालन करने वाले ही बिश्नोई कहलाते हैं। गुरु जाम्बोजी की बात करें तो गुरु जाम्बोजी का जन्म है वो 1451 में ईस्वी में बात कर रहा हूं। अगर विक्रमी संवत की बात करें तो 1508। ठीक है, सन 1451 में गुरु जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। इनकी माताजी का नाम हंसा देवी और पिताजी का नाम लोहट जी है। गुरु जाम्बोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है वो एक तो पीपासर नागौर है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। दूसरा, इनकी जो समाधि है वो तालवा मुकाम में है जो नोखा बीकानेर में पड़ता है, और सम्राथल धोरा जहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था वो भी नोखा बीकानेर में है। इसके अलावा लालासर में गुरु जाम्बोजी निर्वाण को प्राप्त हुए थे, यानी कि इनका देहांत है वो लालासर में हुआ था, जबकि इनकी समाधि है वो मुकाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर वीटी कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो वीटी कृष्णाचारी जयपुर राज्य के दीवान थे। जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था, यानी कि भारतीय संविधान की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो जिस समय भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम वीटी कृष्णाचारी भी भारतीय संविधान सभा के मेंबर थे और इन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी चयनित किया गया था, यानी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और जेबी कृपलानी और वीटी कृष्णाचारी है वो भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। तो ये राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वीटी कृष्णाचारी जयपुर राज्य के दीवान थे, तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखिए। ये जयपुर राज्य के दीवान थे। राजस्थान की ओर से भारतीय संविधान सभा में भी इन्होंने भाग लिया था, भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? तिमारगढ़ दुर्ग करौली में है, जिसे तिमरगढ़ भी कहा जाता है। मंडरायल फोर्ट ये भी करौली में है। रामथारा दुर्ग ये भी करौली में है। नाहर सागर कुंड है ये करौली में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है? तो लिम्बाराम खेल से संबंधित है, यानी कि खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो चूहों से करणी माता का संबंध है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है और इस मंदिर में बहुतायत में चूहे पाए जाते हैं। इन चूहों को काबा कहा जाता है। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। जब राव बीकानेर की स्थापना की थी तो उस दौरान करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर नगर बसाया था। दूसरे विकल्पों को देखें तो शीला माता का मंदिर है वो आमेर में है। आमेर के कछुआओं की आराध्य देवी है। नागणेची माता मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है और शीतला माता चेचक की देवी मानी जाती है, जिनका मंदिर चाकसू जयपुर और जोधपुर में कागा की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो वीर विनोद श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति है वत्स भास्कर की रचना सूर्यमल मिश्रण ने की थी। आला खंड की रचना जगदीक ने की थी और पृथ्वीराज रासो की रचना है वो चंद बरदाई ने की थी। निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है वो आहड़ की सभ्यता मानी जाती है। बनास नदी के किनारे स्थित उदयपुर में है। इन सभ्यताओं के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हम देख चुके हैं। विराट सभ्यता है ये जयपुर में स्थित है। यहाँ पर महाभारत कालीन, मौर्य कालीन अनेक प्रकार के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के तट पर हनुमानगढ़ में स्थित है। बागोर सभ्यता है ये भीलवाड़ा में स्थित है। कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो आप सभी भलीभांति परिचित हैं। गणेश्वर स्थल सीकर में स्थित है, कांतली नदी के किनारे। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इस सभ्यता की सबसे पहले जो खुदाई है या खोज है वो 1977 में आर.सी. अग्रवाल के द्वारा की गई थी। आर.सी. अग्रवाल यानी रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1977 में इसको खोजा था। यह सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं में ज्ञात तिथियों में सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है, जिसका टाइम पीरियड 2800 बीसी माना जाता है, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। नेक्स्ट, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है, भीलवाड़ा में। इस सभ्यता में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता की
खोज है वो 1967-8 में वी.एन. मिस्र के द्वारा की गई थी। विराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो विराट मत्स्य जनपद की राजधानी थी प्राचीन भारत में। चेदी वंश की बात करें तो चेदी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था। वर्तमान में ये बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। पांचाल और अर्जुनायन भी प्राचीन गणराज्य थे। अर्जुनायन वर्तमान में अलवर भरतपुर का क्षेत्र है। वो प्राचीन काल में अर्जुनायन के नाम से जाना जाता था। पांचाल भी प्राचीन गणराज्य था। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? तो तीज का त्योहार है वो श्रावण के महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा भाद्रपद में भी तीज का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है, जबकि भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज, जिसे सातुड़ी तीज और कजली तीज भी कहा जाता है, वह भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। श्रावणी तीज की सवारी जयपुर में निकलती है, जिसे तीज माता की सवारी कहते हैं, और कजली तीज की सवारी है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। बूंदी में कजली तीज या सातुड़ी तीज या बड़ी तीज की सवारी है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? तो धौलागढ़ देवी का मेला है वो अलवर जिले से जुड़ा है। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो पगड़ी है, ये राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। पगड़ी का घिरना यानी कि प्रतिष्ठा का दांव पर लगना माना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित किया गया दुर्ग है, और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक छोटा सा और दुर्ग है जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान हुआ करता था, जिसका नाम है कटारगढ़। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का हिस्सा है? तो ये कुंभलगढ़ का हिस्सा है। अत्रि और महेश भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, इसकी जो रचना है वो अत्रि और महेश भट्ट ने की थी। महाराणा कुंभा के बारे में मैंने बता ही दिया है, इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। साथ ही चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है उनका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। चित्तौड़गढ़ में स्थित जो विजय स्तंभ है इनका निर्माण भी मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा तारकसी के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। नाथद्वारा राजसमंद जिले में स्थित है। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? तो राजा उम्मेद सिंह के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बन गया था। कोटा शैली का जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो राजा राम सिंह के शासन काल में ये स्वतंत्र अस्तित्व में आई थी। तो आपको ये एक चीज अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखना है कि शिकार कोटा शैली का ही पर्याय माना जाता है। शिकार नाम आए तो कोटा ही आपको बताना है। प्रश्न एक बार यह भी पूछा गया था कि किस चित्र शैली में रानियों और नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो कोटा चित्र शैली में ही रानियों और नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है, और ये जो शिकार का चित्रण है वो उम्मेद सिंह के काल में ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, राजविलास की रचना किसने की थी? तो कवि मान ने राजविलास की रचना की थी। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजकीय कवि थे, जिन्होंने वंश भास्कर की रचना की थी। हेम कवि ने गुण भाषा की रचना की थी, और श्यामल दास ने वीर विनोद की रचना की थी। वुमेन सुपरवाइजर 2018 के पेपर के डिस्कस के बाद में वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम नॉन टीएसपी 2015 के पेपर का डिस्कस करते हैं। इस पेपर का पहला प्रश्न है, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो भीम डूंगरी गणेश डूंगरी ये विराट सभ्यता से संबंधित है। विराट सभ्यता राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। इस सभ्यता में एक महत्वपूर्ण शिलालेख भी मिला है जिसका नाम है भाबरू शिलालेख, जिसकी खोज 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। कैप्टन बर्ट। इस शिलालेख में मौर्यकालीन शासक अशोक के जो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, इन त्रिरत्नों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है विराट के भाबरू शिलालेख से। और इस विराट सभ्यता में महाभारत कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, मौर्यकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। बाकी ये जो ऑप्शन है लगभग सभी प्रश्नों में आ चुके हैं। गणेश्वर सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो सीकर में है। पहाड़ सभ्यता जिसे ताम्रवती, धूलकोट, आघाटपुर के नाम से जाना जाता है, ये उदयपुर में है। कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ पर ये जो काली और बंगा लिखा हुआ है, काली बंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा पर तस्वीर, यहाँ तस्वीर ना होकर प्राचीर है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, और इसी सभ्यता से जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। भालातल सभ्यता उदयपुर में स्थित है। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में और गणेश्वर सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था? तो यशपाल प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे। प्रतिहार वंश की बात करें तो प्रतिहार वंश जिसे गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता है, इनका आदि पुरुष हरिश्चंद्र को माना जाता है।
हरिश्चंद्र को प्रत्यार वंश का आदिपुरुष माना जाता है और हरिश्चंद्र का दूसरा नाम रोहिलिद्धि भी है। इतिहास में इसे रोहिलिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। गुर्जर प्रत्यार वंश का जो अभिलेखीय प्रमाणिक स्रोत है वो सबसे पहले पुलकेशिवर द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। आमेर राजा बिहारी बल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? तो ये सांभर लेक के किनारे पर आमेर के राजा बिहारी बल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ में किया था। बिहारी बल का दूसरा नाम भारमल भी आता है इतिहास में। भारमल और बिहारी बल एक ही व्यक्ति है। भारमल राजस्थान के राजपूतों में प्रथम शासक था जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। उसके बाद में धीरे धीरे मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह ने भी अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह जहांगीर के साथ में संपन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चुंदी तीर्थ स्थित है। तो चुंदी तीर्थ है ये जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है जो लगभग 1400 वर्ष प्राचीन मंदिर माना जाता है। यहाँ पर माना जाता है कि चौंद नामक सिद्ध महात्मा ने कई वर्षों तक तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर कालांतर में यह जो स्थान है वो चुंदी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ चौंद के अलावा भी अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, इसीलिए ये स्थान है वो अति पवित्र माना जाता है। और यहाँ पर गणेश जी का जो मंदिर है ये घर की मन्नत पूर्ण करने के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? तो चंपानेर की संधि है वो मालवा और गुजरात राज्यों के मध्य हुई थी। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ये संधि कब हुई थी? तो 1456 में यह संधि हुई थी महाराणा कुंभा के विरुद्ध। मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी और गुजरात का सुल्तान था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी। इस संधि में यह फैसला लिया गया कि मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ महाराणा कुंभा पर आक्रमण करके मेवाड़ को विजित करेगी और उसके बाद में मेवाड़ का बंटवारा है वो मालवा और गुजरात के मध्य हो जाएगा। लेकिन इनकी जो ये ख्वाहिश है वो अधूरी ही रह गई, जो इन्होंने सोचा वो हो नहीं पाया। नेक्स्ट प्रश्न है, लालनाथ जी, चोकनाथ जी, सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? यह संत जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी थे। इस संप्रदाय में 36 नियमों की आचार संहिता है। जिस प्रकार से विष्णु संप्रदाय में 29 नियमों को प्रमुखता दी जाती है, 29 नियमों की आचार संहिता का पालन होता है, उसी प्रकार से जसनाती संप्रदाय में 36 नियम है। जसनाती संप्रदाय में एक नृत्य प्रसिद्ध है जिसका नाम है अग्नि नृत्य। यह नृत्य जसनाती सिद्धों के द्वारा किया जाता है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हम पढ़ चुके हैं, संत हरिदास जी हैं। संत हरिदास जी पहले डकैत हुआ करते थे, डकैत के बाद में ये संत बने, इसीलिए इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। रामस्नेही संप्रदाय, तो इनके प्रवर्तक संत रामचरण जी थे जिसकी प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? तो ये कथन लॉरेंस विलियम का है। तो आपने कई बार देखा होगा इन पेपरों में कि कथन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, ये कथन किसका है। तो कोटेशन से जितने भी महत्वपूर्ण कोटेशन है उसे आप ध्यान में रखिए, अलग नोट्स बना लीजिए। राजस्थानी चित्रशैली का प्रथम बार वैज्ञानिक अगर अध्ययन किसी ने किया है तो वो किया था आनंद कुमार स्वामी ने। यहाँ पर मनोज स्वामी है, लेकिन आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रशैली का सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण प्रस्तुत किया था। मारवाड़ा प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा है, ये ग्रंथ मूणहोत नैणसी ने लिखा है। मारवाड़ा प्रगनारी विगत मुंशी देवी प्रसाद ने मूणहोत नैणसी को मारवाड़ का अबुल फजल भी कहा है। मूणहोत नैणसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। जसवंत सिंह ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है भाषा भूषण। मारवाड़ा प्रगनारी विगत की बात करें, इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ में उस समय के सभी परगनों की आमदनी, रेख चाकरी, भूमि की किस्में, फसलें, सिंचाई आदि विभिन्न घटनाओं का वर्णन एक ही जगह किया हुआ मिलता है। इस ख्यात में राजपूताने का विस्तृत रूप से इतिहास लिखा है और राजपूतों की 36 शाखाओं का भी वर्णन किया गया है। इस ख्यात में कहा गया है कि राजपूतों की कुल 36 शाखाएं हैं। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है, तो हम पहले ही इसका विश्लेषण कर चुके हैं। बूढ़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, जिसे कजली तीज या सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, और श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। छोटी तीज की सवारी जयपुर में और बड़ी तीज या सातुड़ी तीज की सवारी है वो बूंदी में निकाली जाती है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है, तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1954 में मुनि जीन विजय सूरी की प्रेरणा से की गई थी। इंग्लिश में इसे राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान से तो सभी परिचित है, लेकिन ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम आते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंग्लिश में भी आप ध्यान में रखिए, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान को ही कहा जाता है। यह जोधपुर में स्थित है। इस प्रतिष्ठान की स्थापना का उद्देश्य राजस्थानी साहित्य और संस्कृति का संरक्षण करना है।
टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? तो 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को जब राजस्थान में शामिल किया गया था, तो टोडगढ़ भी अजमेर मेरवाड़ा के अंतर्गत ही आता था, तो ये 1956 में राजस्थान में शामिल हो गया था। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं, तो 13 पंथ के प्रवर्तक विकल जी रहे हैं। 13 पंथ जैन मतवावलंबियों का एक पंथ है। हमने पहले आचार्य तुलसी के बारे में भी एक प्रश्न देखा था, तो उसमें प्रश्न पूछा गया था कि अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात आचार्य तुलसी ने कब किया? तो अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात 1909 को आचार्य तुलसी ने किया था। मैं आचार्य तुलसी को यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि आचार्य तुलसी भी 13 पंथी संप्रदाय के 9वें आचार्य थे, तो इन चीजों को अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आसानी से याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? तो ये अधिनियम 10 दिसंबर 1903 को सबसे पहले अलवर रियासत ने बनाया था। आगे प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि अनमेल और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले किस रियासत ने बनवाए थे? तो अलवर रियासत ने बनाए थे। कब बनाए थे? तो 10 दिसंबर 1903 को। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने उदयपुर में की थी। दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक थे, जिन्हें मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इनका मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए, इस प्रकार के उन्होंने प्रसिद्ध नारे भी दिए थे। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है सत्यार्थ प्रकाश, जो इन्होंने उदयपुर में रहते हुए भी लिखी थी। इसको भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था? तो इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखकर इसका उत्तर दीजिए, स्वयं उत्तर देने की कोशिश करें। विकल्प है 1948 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1956 ईस्वी। मेरे हिसाब से लगभग 80 से 90% लोगों ने 1948 उत्तर को अपने दिमाग में ही बिठाया होगा, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1949 ईस्वी। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? राजस्थान में विलय का पूछा है, न कि मत्स्य संघ की स्थापना। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई, तो मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948। ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना ये रियासतें और ठिकाने मिलकर मत्स्य संघ की स्थापना करते हैं 18 मार्च 1948 को। लेकिन राजस्थान में ये 1949 में सम्मिलित हुआ। 15 मई 1949 को राजस्थान एकीकरण के पंचम चरण के तहत इन्हें शामिल किया गया था, क्योंकि धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह राजस्थान में शामिल न होकर उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहते थे। इसीलिए इनको समझौता करके राजस्थान में मिलाने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया था, जिसका नाम है शंकरराव देव समिति। शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर ही मत्स्य संघ राजस्थान में सम्मिलित हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारह देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। बारह देवरा नामक शिव मंदिर समूह जाजपुर में स्थित है, जाजपुर भीलवाड़ा। सुमेल का युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन है जनवरी 1544 ईस्वी, नवंबर 1544 ईस्वी, जून 1544 ईस्वी, दिसंबर 1544 ईस्वी। तो सुमेल का युद्ध है वो जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा थे। वैसे मालदेव इस युद्ध में विजयी हो पाता, लेकिन मालदेव का जो विश्वास है वो अपनी सेना के प्रति, और जो दो विश्वसनीय सेना नायक थे जेता और कुंपा, इनसे विश्वास है वो मालदेव का उठ चुका था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने जेता और कुंपा को मालदेव के विरुद्ध कुछ कहा, मालदेव को इनके विरुद्ध कुछ कहा। इस प्रकार से उनके सेना नायकों के बीच में अविश्वास और संदेह का वातावरण पैदा कर दिया था, जिससे मालदेव सेना लेकर वापस चला गया और जेता और कुंपा फिर भी अपनी वीरता को दिखाते हुए शेरशाह सूरी से लड़ते रहे और अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में शेरशाह सूरी काफी मुश्किल से जीत पाया था, इसीलिए इसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजलास खास की स्थापना की थी। तो इजलास खास की स्थापना मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह स्थापना, इजलास खास की स्थापना कब की गई? तो 1877 में इजलास खास की स्थापना है वो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया? तो कृष्ण दिवस मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत मनाया गया था। यह दिवस इसलिए मनाया गया था कि 1936 में कृष्णा नाम की विधवा युवती को अपहरण कर लिया गया था मारवाड़ राज्य के कुछ लोगों के द्वारा। तो इसके विरुद्ध में मारवाड़ प्रजामंडल के सदस्यों ने कृष्णा दिवस मनाकर तत्कालीन शासक की नीतियों का विरोध किया था। साथ ही मारवाड़ रियासत में एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया था, शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस के तहत इन्होंने स्कूलों में जो फीस की वृद्धि हो रखी थी, तो फीस को कम करने के लिए इन्होंने शिक्षा दिवस के रूप में भी आंदोलन चलाया था। पटेलिया, बिछियो एवं लालर प्रमुख लोक गीत है। तो पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि पटेलियो, बिछिया एवं लालर क्या है।
तो ये प्रमुख लोकगीत है। प्रश्न में पूछना चाह रहा है ये लोकगीत किससे संबंधित है, तो ये आदिवासियों के लोकगीत है। नेक्स्ट है गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है, तो गीदड़ नृत्य का संबंध शेखावटी क्षेत्र से है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप सभी को शायद तक भलीभांति पता होगा। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है, रावण हत्था, सुरमंडल और काव्याचा ये तीनों ही तत्वाद्य है, यानी कि वायर से ये बजाए जाते हैं, तार से बजाए जाते हैं, इसलिए ये तत्वाद्य कहलाते हैं। शतारा, बांसुरी और अलगोजे का सम्मिश्रण होता है, यानी कि ये सुशीर वाद्य है, फूंक देकर बजाया जाता है। बाबूजी की फड़ बांधते समय इस रावण हत्थे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई, तो मान सिंह प्रथम के द्वारा मीनाकारी की कला सबसे पहले राजस्थान में लाई गई। ये कला राजस्थान में कहां से लाई गई, तो लाहौर से लाई गई थी मान सिंह प्रथम के द्वारा। मीनाकारी कला क्या होती है, इस कला के तहत स्वर्ण आभूषणों में रंग भराई का कार्य किया जाता है और इसका जो आधारभूत रंग है वो लाल रंग होता है, लाल रंग स्वर्ण आभूषणों में भरा जाता है। मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार है वो है कुदरत सिंह। कुदरत सिंह मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है, तो जेतमल राठौड़ को आलम जी के नाम से जाना जाता है। आलम जी का जो वास्तविक नाम है वो जेतमल राठौड़ था। आलम जी का मंदिर बाड़मेर के धोरीबिना में स्थित है। ये ऊंचे टीले पर बना हुआ है इनका मंदिर, जो आलम जी का धोरा के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट है किराए माता मंदिर का निर्माण करवाया था, तो किराए माता नहीं है, सही नाम है केवाय माता। केवाय माता मंदिर का निर्माण है वो चचदेव ने करवाया था। कब करवाया था, तो 999 ईस्वी के आसपास इस मंदिर का निर्माण माना जाता है कि चचदेव ने करवाया था। केवाय माता का मंदिर है ये कहाँ पर है, तो ये है किड़सरिया। किड़सरिया पर्वतसर नागौर में है ये केवाय माता का मंदिर, काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था, तो राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था चार्ल्स मेडफोर्ड। नेक्स्ट है राजपूतों को हुणों की सत्तार बताया है, तो V.A. स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की सत्तार बताया है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के मत मिलते हैं। कर्नल जस्टोर ने शक्सेटियन की सत्तार बताया है, डॉक्टर भंडारकर ने इन्हें ब्राह्मण वंश की सत्तार बताया है, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दी अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक पुस्तक में भी इन्हें विदेशी जाति से उत्पन्न बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक परमार की उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई, तो अशोक परमार को उपरमाल की जागीर महाराणा सांगा से प्राप्त हुई थी। ये उपरमाल जागीर है ये बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है, और जो बिजोलिया किसान आंदोलन है 1897 में जिसकी शुरुआत हुई थी ये इस उपरमाल जागीर से ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट है दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है, तो दादू पंत का अधिकांश साहित्य ढूंढारी बोली में लिपिबद्ध है। दादू जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से कबीर ने अपने उपदेश लोक भाषा में दिए थे, उसी प्रकार दादू दयाल जी ने भी अपने उपदेश ढूंढारी भाषा यानी कि अपनी स्थानीय और लोक भाषा में दिए थे। दादूपंथी संप्रदाय की 6 शाखाएं हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, नागा, दीर्घ, खाकी, खालसा, उत्तरादेव और विरक्त। दादू जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है काया बेली।